हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और अपना सीरीज चल रही थी क्वेश्चनों की, और इसी सीरीज को आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण करेगा, वह सुधार करेगा। कि जो पर्यावरण है उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, वह उसमें क्या करेगा, सुधार करेगा। ये जो कर्तव्य है व्यक्ति का, ये कर्तव्य है जो संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। देखो, इसका मूल संविधान से कोई संबंध नहीं था। मूल संविधान में ऐसे पर्यावरण की बात ही नहीं थी कि पर्यावरण का भी संरक्षण करना पड़ेगा। धीरे धीरे आवश्यकता महसूस हुई और पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई। तो देखो, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 56 ये दोनों तो क्या थे, मूल संविधान में थे। अब इसके बाद अनुच्छेद 48A और 51A क्या जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। तो दो में से क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो, इसका आंसर है 48A। होता यह है कि 42वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन की बात की गई है, 42 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उस 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A जोड़ा गया और इसमें पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार की बात की गई। अब देखो, ये तो 48A की बात है। अब यदि केवल 48 की बात करें, आर्टिकल 48 की बात करें, तो 48 का क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक व आधुनिक क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। जैसे फसलों की सुधार की बात की जाए, कृषि में सुधार की बात की जाए, या पशु की जो नस्लें हैं उनमें सुधार की बात की जाए, तो ये किस अनुच्छेद में है बात, 48 में। जी, आपने पहली भैंस होती भी भैंस में, आज की भैंस में अंतर आ रहे हैं, तो सेम कहानी है। तो अनुच्छेद 48A के तहत 48A के तहत क्या किया गया है, पहला क्वेश्चन तो यहां से पूछा जा सकता है 48A कब जोड़ा गया, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। या क्वेश्चन बन सकता है 45वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ। 48A में किसकी बात की गई, तो पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार की बात की गई। 48 किसकी बात करता है, तो कृषि व पशुपालन में सुधार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइकल माहे। देखो, माहे शब्द आए, पहला क्वेश्चन यहीं से बता देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, किसकी दृष्टि से बात की गई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे जिला है। और ये 9 वर्ग किलोमीटर में है। कितने वर्ग किलोमीटर में है, 9 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ, गुजरात में। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, तो मुंबई में ठाणे जो जिला है वो है, और सबसे छोटा आता है दीपनगर घाटी। तो क्राइकल माहे ये नाम सहित पुडुचेरी के फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिकृत कर दिया, भारत को समर्पित कर दिया। तो देखो, पांडिचेरी पर पहले किसका अधिकार था, तो फ्रांस का अधिकार था। पूरे भारत में तो इंग्लैंड का अधिकार था, परंतु इस पर किसका था, फ्रांस का अधिकार था। और वर्ष 1954 में क्या कर दिया गया, ये पांडिचेरी है जो किसको सौंप दिया गया, भारत सरकार को सौंप दिया गया। अब देखो, एक डीपली क्वेश्चन की बात करें, यहां से डीपली क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने नाम सुना होगा, पहले पांडिचेरी था और वर्तमान में क्या कर दिया, पुडुचेरी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कब किया गया, पुडुचेरी कब किया गया, तो सितंबर 2006 में। कब की बात है,
सितंबर 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया। तो माहे सबसे छोटा जिला है और ये माहे, काराकल, ये पांडिचेरी के जिले हैं और फ्रांस इन्हें भारत को समर्पित कर देता है कब, 1904। यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, तो 1962 में क्या किया गया, शामिल किया गया। अधिकार भारत का हो गया था 1954 में, भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, तो 1962 में शामिल किया गया था। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। पांडिचेरी की बात क्लियर है आपकी। और पांडिचेरी का तमिल भाषा में अर्थ होता है, पांडिचेरी का तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव। क्या अर्थ होता है, नया गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, $500 से अधिक रजवाड़ों की भारत में विलय करने का उत्तरदायी कौन था। भाई भारत में जो भारत का एकीकरण है वो करता कौन था, तो बताइए देखिए भारत का एकीकरण करता कौन था। भारत का एकीकरण करता कौन था, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, सरदार पटेल। कि वहम था कि बाघ पर अधिकार हमारा था, पर तूफान आया तब पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हवा का अधिकार था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरणकर्ता थे। देखो एकीकरण की बात की जाए तो 500 से अधिक रियासतों, रजवाड़ों की बात की, ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस समय भारत में रियासत कितनी थी, तो 562 रियासत थी। कितनी रियासत थी, 562 रियासत थी। 500 से अधिक की बात की गई, 562 रियासतों की बात की गई। विलय करने के लिए जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई तो उस समय बात की गई थी कि जो रियासत भारत में रहना चाहे वो भारत में रह सकती है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 2 दिल के टुकड़े अलग हो गए और आपस में भी अच्छे से भिड़ रहे हैं। ऐसा मत सोचना गांव में भाई भाई लड़ते हैं, भारत पाकिस्तान भी भाई भाई आपस में लड़ते हैं, वैसे बाप बेटे का रिश्ता बताते हो वो बात अलग है। तो मैं बता रहा था आपको कि भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत कहा जाता है कि जो रियासत भारत में रहना चाहे भारत में रह सकती है और जो रियासत स्वतंत्र ये पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में जा सकती है और जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती। अब उस समय 562 रियासत देसी रियासतें थी, वो क्या करती है, स्वतंत्र रहने की कोशिश करती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उनका क्या किया जाता है, एकीकरण। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी व्यक्ति कौन थे, तो वीपी मेनन उनके क्या थे, सहयोगी व्यक्ति थे। इनकी सहायता से उन्होंने ऐसा कार्य किया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। देखो भारत में आज तक टोटल उप प्रधानमंत्री कितने बने हैं, 7। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर कौन थे, तो भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डीपली की बात की जाए तो सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, जो वल्लभ भाई पटेल है उसको सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो एक गुजरात में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था बारदोली। और बारदोली आंदोलन हुआ था 1928। कब हुआ था, 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था आपका। और इस आंदोलन में क्या होता है कि आंदोलन इसलिए था कि किसानों की जो लगान थी उस लगान में वृद्धि करके कितनी वृद्धि कर दी गई, 30%। सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन होता है और वृद्धि घटाकर कितनी कर दी गई, 6% कर दी गई। तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को किसकी उपाधि दी, तो सरदार की उपाधि दी।
ठीक है, आगे इससे संबंधित और क्वेश्चन बन सकता है कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, लौह पुरुष किसे कहते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, आयरन लेडी किसे कहते हैं, इंदिरा गांधी को कहते हैं, वो लौह महिला है और ये लौह क्या है, पुरुष है। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और एक नाम सुना होगा आपने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची, गुजरात में है। और इसी माह के अंतिम जो दिन होता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या आता है, जन्मदिन आता है। तो इन 562 रियासतों का एकीकरण किसके द्वारा किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। और एकीकरण के कारण यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का बिस्मारक किसे कहते हैं, भारत का बिस्मारक किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और बिस्मारक कौन था, तो जर्मनी का एकीकरण करता कौन था, तो बिस्मारक ही था। ठीक है, यह बात थी किसकी, 178 नंबर की क्वेश्चन की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया क्या। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है एकीकरण से संबंधित कि जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, कि जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर ये वक्त बताता है कि अपना कौन है। तो बात को सुनिएगा कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंबित किया। इस विलंबन का अर्थ होता है देरी। क्या होता है, देरी होता है। विलंबन का अर्थ देरी होता है कि 562 रियासतें थी, उनमें कुछ रियासतों में दिक्कत थी। जैसे राजस्थान की जोधपुर रियासत में दिक्कत थी, मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत में दिक्कत थी, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर इन रियासतों में थी। जोधपुर, भोपाल ये सब शामिल हो गई थी, फिर भी 3 रियासत बच गई थी। और 3 रियासतें बच गई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर की कहानी बता देते हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर चर्चा में रहता ही है। इस समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था, जब भारत स्वतंत्र होता है तो जम्मू कश्मीर का शासक था हरि सिंह। हरि सिंह हिंदू राजा था और जनसंख्या यहाँ क्या थी, मुस्लिम थी। और जब माउंटबेटन योजना आती है, भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो हरि सिंह क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे ही साइलेंट होता है तो पाकिस्तान द्वारा क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है। और हरि सिंह क्या होता है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर भारत में हस्ताक्षर कर देता है सरदार पटेल के सामने। और ये संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा चाहता है। और जम्मू कश्मीर की संविधान की जो धारा 3 थी, उसमें जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया था, विशेष प्रावधान दिया गया था। और वर्ष 2019 में मामला इसका क्या कर दिया गया, निपटा दिया गया। और वही 31 अक्टूबर 2019 को तो जम्मू कश्मीर की बात होगी। एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, शासक हिंदू था, जनता मुस्लिम थी, ठीक है। और ये साइलेंट था क्योंकि जनता की मांग थी जम्मू पाकिस्तान में जाना, राजा की मांग थी भारत में, तो ये कंफ्यूजन हो गया था। इसके बाद देखो रियासत आती है हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में कहाँ है भाई, तो तेलंगाना में। जो ओवैसी का नाम सुना है ना, वो ओवैसी हैदराबाद से ही था। और 2019 के जब लोकसभा चुनाव है तो सर्वाधिक लोकसभा उम्मीदवार भी कहां से थे, बिहार से थे, सॉरी हैदराबाद से थे। अब देखो क्या होता है कि हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसके भी एक शासक थे जिसका नाम था, मॉडर्न थे, निजाम उस्मान अली इनका पूरा नाम था। और ये क्या चाहते थे कि अपनी रियासत को पाकिस्तान बनाना चाहते थे। जनसंख्या वही मिक्सिंग थी, हिंदुत्व का प्रभाव ज़्यादा था, बाकी मुसलमान भी खूब थे। तो यहाँ क्या होता है कि पुलिस द्वारा ऑपरेशन चलाया गया पोलो।
ऑपरेशन पोलो चलाया गया और नवंबर 1948 में हैदराबाद को कहाँ मिला लिया गया, तेलंगाना में मिला लिया, सॉरी भारत में विलय कर लिया गया, जूनागढ़। ये था जूनागढ़ आपका कहाँ है तो गुजरात में है। और जूनागढ़ के शासक जो खानवी थे ये भी मोमडन थे, परंतु यहाँ की 80% जनसंख्या क्या थी, हिंदू थी। और जूनागढ़ क्या होता है, जूनागढ़ का जो शासक है वो कहता है कि मेरा पाकिस्तान के साथ संबंध है, समुद्री सीमा आपस में लगती है और मैं किस में शामिल करूंगा, पाकिस्तान। और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को कहाँ मिला लिया जाता है, भारत में मिला लिया जाता है। और इस खानवी को क्या बना दिया जाता है, यहाँ का प्रशासक भी बना दिया जाता है। और इसको कब शामिल किया जाता है तो फरवरी 1948 में जूनागढ़ कहाँ शामिल हो जाता है तो भारत में। तो ये भारत की 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिनको कहाँ शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या आता है। आगे क्वेश्चन क्या आता है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर बताएगा। देखें, जब स्वतंत्र होता है तो राज्य 4 श्रेणियों में बटे हुए थे, 4 श्रेणी में बटे हुए थे, ए, ब, स, द। देखो सुना ही होगा कि जो शेर जितना जख्मी होता है उतना ही गंभीर रूप लेकर वो वापस आता है। तो संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी में, यही क्वेश्चन बन सकता है कि जब भारत का संविधान बना था उस समय राज्य कितने श्रेणियों में थे, 4 श्रेणियों में। 4 श्रेणियां कौन सी थी, ए, ब, स और द। 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। और इन श्रेणियों को किस वर्ष में समाप्त किया गया तो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग था 1953 में, बताया था पिछले वीडियो में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। और फजल अली अपनी रिपोर्ट जब 1955 में देता है तो वो 3-4 बातें कहता है, जिसमें एक बात ये भी कहता है कि राज्यों की श्रेणी को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया जाता है, ए, ब, स, द की श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाता है। और 4 श्रेणियों को समाप्त करके कितनी श्रेणियां कर दी जाती है, 2। तो किस वर्ष में, 1956 में। वर्तमान में कितनी श्रेणियां भाई राज्यों की, 2 श्रेणियां, एक राज्य होते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो ये था 180 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति की एक तरीका क्या है। देखो देशीकरण की बात की थी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उल्लेख था कि 5 प्रकार से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, ना। तो देशीकरण की बात की, सामान्य स्थिति में होता तो माता पिता से नागरिकता ले सकते थे, तो ये ऑप्शन आपका। भाई बहन की नागरिकता भी है ही, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर या विदेशी से मित्रता करने पर, मित्रता तो फेसबुक घना ही करवा ले, है ना, वीडियो कॉलिंग चाले 7 दिन था की, परंतु भी नागरिकता थोड़ी मिल रहा है। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको क्या दे दी जाती है, भारत की नागरिकता दे दी जाती है। ये सोनिया गांधी नहीं है ना, ये इसी आधार पर भारत की क्या है, नागरिकता है। तो आप भी अपना हिसाब से देख लीजिए मामला। भारत की जनसंख्या में या भारत के विकास में हाथ बढ़ाना चाहते हो तो विदेशी से अडंगा बैठाइए, कहीं बैठी जाए मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित किया गया है। देखो कार्य सम्मान तो वेतन भी क्या है,
समान है। भाई आप पटवारी, आपके घरवाली पटवारी, तो दोनों को तनख्वाह सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, वो जरूरी है कि एक भर्ती में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 2000 की भर्ती में एक 2010 की भर्ती में तो सेम नहीं मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। देखो कह जी मान लो कि थे लावणी बार कड़बी कटापन आदमी ले रहे हो, महिला भी आ रही है पुरुष भी आ रही है। पुरुष ने 250 रुपया मिराज दियो तो भी महिला ने भी 250 रुपया और मिराज देनी पड़सी। 3 चाय पुरुष ने पाओ तो 3 चाय भी महिला ने पानी पड़सी। गवर्नमेंट में भी यह समान कार्य के लिए समान क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है। अब देखिएगा, यह समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि एक मौलिक अधिकार है ना भाई? एक मौलिक कर्तव्य है ना भाई? आर्थिक अधिकार, आर्थिक कोई अधिकार है ही नहीं भारतीय संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक क्या है? अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 में किया गया है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। एक होने का काम तो समान है, पड़े वेतन में काय कर दे, अंतर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए देखिए। बताएं देखिए, भारत की किस राज्य में समान नागरिकता, किस अनुच्छेद में समान नागरिकता की बात की गई है, और क्या भारत में लागू है कि नहीं है? लागू नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि समान नागरिक संहिता, इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है? 44 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 44 में किया गया है। आई बात समझ में? अब देखो समान नागरिक संहिता है क्या? समान नागरिक संहिता की बात की जाए तो विवाह, विवाह जानते हो ना आपका होगा, विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, इनके पूरे भारत में एक नियम होने चाहिए। पूरे भारत में एक नियम है नहीं, कोई विवाह में 3 दिन डीजे बजावे, कोई ढोलकियाड़ बुलावे, कई कोर्ट मैरिज कर ले। उत्तराधिकार, तलाक सब अलग अलग है। कुछ तो शादी इस प्रकार से कर लेते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है, और तलाक का मामला तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। और अठे कोर्ट में चक्कर मारता मारता बावड़ा जाए, पूरी जिंदगी बीत जाए, कौन बीतेगा? तो देखो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के क्या होना चाहिए? एक नियम होना चाहिए। अनुच्छेद 44 भारत में अब तक लागू नहीं हुआ है, परंतु भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? गोवा राज्य में। गोवा राज्य में विवाह के, तलाक के और उत्तराधिकार के क्या है? एक नियम है। वहां तो पुरुष और महिलाओं में भी कोई फर्क नहीं, सब समान ही है या नहीं? देखा होगा आपने। तो विवाह का, तलाक का और उत्तराधिकार के नियम किस राज्य में लागू है? गोवा राज्य में लागू है। संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब है? देखो संविधान की भावना तो कौन दर्शाती है? प्रस्तावना। भावना तो कौन दर्शाती है? प्रस्तावना। और मस्तिष्क और उद्देश्य, जो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं, जनता के प्रति जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें है? नीति निर्देशक तत्वों में उद्देश्यों की बात की गई है। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान
में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याणकारी की संकल्पना सम्मिलित की गई? तो बताए देखें, संविधान की प्रस्तावना में है, तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची है और नीति निर्देशक तत्व में है। तो बताएं देखिए क्या आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका? तो जैसा मैं बताऊं आपको, मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण का मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। उसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व है उनका मुख्य उद्देश्य यही है। जैसे ही आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहां लिखा मिलेगा आपको लोक कल्याणकारी राज्य। क्या लिखा मिलेगा? लोक कल्याणकारी राज्य लिखा मिलेगा। तो क्या हो गया आंसर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है पॉइंट आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, मिलान कीजिएगा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, 44 क्या कहता है और 48 क्या कहता है? तो बताएं देखिए इसका आंसर। क्या होगा आंसर? बता दिया। अब देखो अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 40 की बात की गई, अनुच्छेद 40 की बात की गई और देखो आपने पंचायती राज चुनाव सुने। पंचायती राज संस्थाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो किसके तहत? 40 के तहत। और पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बात कहां करते हैं अपन? 243। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी वो अवधारणा अनुच्छेद 40 का ही क्या है? आधार है। अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को काम, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाएगा। तो देखो काम की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 41 में बात की गई है। अनुच्छेद 44 में अपन अभी बात की थी समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 में बताया था कृषि व पशुपालन का गठन। उसमें वैज्ञानिक व आधुनिक परिवर्तन, गांव-गांव में पशु चिकित्सक लगाया जा रहा है, ये कृषि ग्राम सेवक लगाए जा रहे हैं। ये सारे आर्टिकल 48 के तहत आते हैं। तो देखो 1 में क्या है? 1, 2 में क्या है? 2, 3 में क्या है? 3 और 4 में क्या है? 4। 1, 2, 3 और 4। आंसर क्या होगा भाई? ये आंसर होगा। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित की गई है? चुनाव का माहौल है, शराब खूब चल रही है, तो ध्यान रखना शराब लेकर वोट नहीं दे, नहीं तो पूरी जिंदगी शराब भी लेते रहोगे। वो शराब देते हैं ना तो साथ में शराब पी देते हैं। शराब आप जैसे चुनाव में शराब लेते हो तो आपको साथ में शराब पी देते हैं, क्योंकि बात सोचा कि 5 साल तक ये बना रहे, ये शराब लेबो करे, ये वोट देबो करे। तो शराब लेकर वोट मत देना। वोट देना है अच्छे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, आपको लगे कि हाँ ये वो जो सरपंच उम्मीदवार है वो कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट कर सकता है। डेवलपमेंट हो या न हो, पर सरपंच उम्मीदवार ऐसा जरूर होना चाहिए जो गांव में सुख शांति रखें। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि बिहार राज्य में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत है? यह भी पूछा गया है। और ऐसा भी पूछा गया है कि गुजरात राज्य में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो देखो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि मद्य निषेध बालकों के पोषण विकास का ध्यान रखेगा और मद्य का निषेध करेगा। जैसे आंगनवाड़ी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पोषण विकास कार्यक्रम है,
ये बालकों के पोषण की बात करते हैं, साथ में मद्य निषेध की बात की जाती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने सिगरेट पर क्या कर दिया, खुले में बेचने से मना कर दिया कि कोई खुले में सिगरेट नहीं बेच सकता। राजस्थान में बंदी है पर बेच रहे हैं। सिगरेट और शराब का इतना सा अंतर है, चाहे नशा मोहब्बत का हो चाहे शराब का। शराब सुला देती है, मोहब्बत रुला देती है, तो सेम कहानी है। सिगरेट और शराब में इतना सा अंतर होता है कि मान लीजिए कि 6 से 14 वर्ष के बालक शराब नहीं पी सकते, पीते हैं तो घरवालों को पता चल जाता है, घरवालों को पता चल जाता है तो कुटाई प्रारंभ। इस कारण वो इस उम्र के बालक क्या करते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं। तो सिगरेट में क्या है, नशा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अनुच्छेद 47 के तहत रोक लगाई है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और शराब, मद्य निषेध है, शराब पर भी रोक अनुच्छेद 47 के तहत लगाई गई है। एक जैसे आपसे विचार लिया जा रहा है कि शराबबंदी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। आप इस बात पर जरूर कमेंट करके बताएं कौन कौन हाँ के समर्थन में है और कौन कौन ना के समर्थन में है। यह बात आप जरूर कमेंट करके बताएं। क्योंकि मैं बता देता हूं, शराब के कारण कुछ परिवारों की स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर उसका बेटा आता है, वो भी सोचता है बोले स्थिति तो सुधरनी, बोले पी। फिर उसकी संतान आती है, बोले स्थिति तो सुधरनी नहीं। वो ऐसी सोच बैठा कर रख लेते हैं कि उनकी पीढ़ियां ही नहीं सुधर पाती है मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को मोटिवेट करने के लिए 10 साल लगेंगे आपको जिंदगी में, तब जाकर आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, बात करते हैं आगे। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा में कहा जाता है? देखो, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि का अर्थ होता है जनता की निधि, जनता का अनुसार। तो लोकसभा को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। राज्यसभा सदस्य जनता द्वारा तो नहीं चुने जाते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा सदस्य राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। और लोकसभा को कौन चुनती है, जनता सीधी चुनती है। और अमेरिका में लोकसभा को क्या कहते हैं, यूएसए में कल भी बताया था, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, सीनेट। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ताकतवर सीनेट या ताकतवर राज्यसभा किसकी है? सीनेट का मतलब उस सदन से लेना। सबसे ताकतवर उस सदन किसका है, अमेरिका का है सीनेट। और सबसे ताकतवर लोकसभा की बात की जाए तो इंग्लैंड की आती है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? भाई 4 पॉइंट दिए गए हैं, कौन सा पॉइंट है जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं आता? मत निषेध की बात कर ली थी। अनुच्छेद किसकी बात की गई, मत निषेध, अनुच्छेद 47। काम का अधिकार अनुच्छेद 41। सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन अनुच्छेद 39। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका अधिकार है, नीति निर्देशक तत्वों का। और सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) और ए में किसका उल्लेख है, सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लाया गया, 2005 में। कब लागू होता है, तो 12 अक्टूबर 2006 को लागू होता है। और प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये ऐसा अधिकार है, ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बन गए, झाड़ू लेकर आ गए थे। तो ये बात होगी 189 की तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे? तो आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं देंगे। 10 है कि 11 है कि 8 है कि 12 है? तो देखो, मूल कर्तव्य पॉइंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य बता दें या मूल
कर्तव्य बता दें। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो कितने मूल कर्तव्य थे? एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है तो उस समय एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। अब क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10। अब इसकी थोड़ी सी बात करते थे। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। किस देश से लिए गए मूल कर्तव्य? रूस से ले गए। संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो भाग 4 का। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया? 4 का। और किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 51A में। आर्टिकल 51A में किसकी बात की गई है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। आगे बात करते हैं वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो कितने? 11। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई? तो 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था कब हुआ? 2002। और इसके तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता व अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि अपने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिलाएं। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं भाई? 11 मूल कर्तव्य। तो स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही सूची। कार्यवाही मतलब चलने की प्रक्रिया। जैसे स्कूल में अपन चलते हैं तो पहले घंटी लगती है, 5 मिनट पहले अलग घंटी लगती है, फिर एक दूसरी घंटी लगती है जिसमें प्रार्थना में जाना पड़ता है, 15 मिनट पहले अलर्ट होना पड़ता है। आजकल तो पता नहीं मेरे को, देखो स्कूल में गए बहुत दिन हो गए, 10-12 साल हो गए। और उसके बाद प्रार्थना होती है, पहला हाजिरी होती है, 5 मिनट का टाइम आता है, फिर 5 मिनट बाद बेल लगती है, क्लास चालू होती है, सारी बातें हैं। अब क्या होता है कि संसद की कार्रवाई किस प्रकार से चालू होती है। जैसे मैं बता दूं कि दुनिया आपको कमजोर समझने लगे, दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो जीतना आपके लिए जरूरी है। तो सेम बात करते हैं कि कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा आता है। जब संसद का कार्य है वो कितनी बजे प्रारंभ होता है? तो संसद 11 बजे से प्रारंभ होती है। कितने बजे से प्रारंभ होती है? 11 बजे से। और पहली बात ये आती है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? संसद की कार्रवाई की प्रथम स्टेप प्रश्नकाल होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? शून्यकाल। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं मंत्रियों से? जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा मेंबर होते हैं, ये कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और तीसरा आता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित, इन पर तारांकित होता है, ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, उत्तर भी किस रूप में दिया जाता है? मौखिक रूप से। इनके पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, इन पर तारांकित नहीं होता है, ये लिखित रूप से पूछे जाते हैं, उत्तर भी क्या दिया जाता है? लिखित रूप से। और इनके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्प सूचना वाले प्रश्न,
कम से कम 10 दिन का समय देकर पूछे जाते हैं। कितने दिन का समय? 10 दिन का समय देकर पूछे जाते हैं। कौन से? अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मौखिक भी पूछे जा सकते हैं, लिखित भी पूछे जा सकते हैं, और सदन के अध्यक्ष की अनुमति से इनके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिसंघ का गठन हुआ था, मतलब 2 संघ थे, 3 संघ थे, इनकी बात की गई है कि संसद में तो बताएं, देखिए आंसर क्या होगा। 1989 इसका आंसर होगा। ज्यादा डीपली इसमें जाने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, बताओ देखिए आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा बताएं, देखिए इसका आंसर कि राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार कितने दिन कर सकता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार कितने दिन कर सकता है? तो बताएं देखें। चुनाव प्रचार कितने दिन कर सकता है राष्ट्रपति? 1 सप्ताह कर सकता है, 2 सप्ताह कर सकता है, 1 माह कर सकता है, या 3 सप्ताह कर सकता है? कि राष्ट्रपति नामांकन पत्र भरने के कितने दिन तक चुनाव प्रचार करने का टाइम दिया जाता है? तो राष्ट्रपति देखना अपना चुनाव प्रचार है जो 14 दिन के लिए कर सकता है। कितने दिन के लिए कर सकता है? 14 दिन के लिए। और 14 दिन का मतलब हो गया कितना? 2 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद को हटाया जा सकता है। भाई राष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य कौन करता है? तो आंसर क्या होगा देखिए, बताएं। आंसर क्या होगा कि नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखिए, और जित मोहब्बत की नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखिए, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखिएगा। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? संसद। कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, और महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो। और लोकसभा राज्यसभा क्या है? संसद है। लोकसभा राज्यसभा क्या है? संसद है। अब दोनों सदनों में पारित होगा। ये बातें राष्ट्रपति टॉपिक में आपको बता दी गई है, बता दी गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात की गई है। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? पहली तो बात करें, राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद किस में बात की गई राष्ट्रपति की योग्यताओं की? तो आर्टिकल 58 में बात की गई। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। राष्ट्रपति की योग्यता है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो तो ये ध्यान रखना, लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए।
और यहां किसकी बात की गई है की बात की गई है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा। यह भी बताया होगा आपको मैंने साथ में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है भाई। राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात की गई है और 5 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन की बात करते हैं। सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। बात सही है। इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 राज्यों की विधानसभाएं क्या हो? भंग हो। आई बात समझ में? आर्टिकल जो 54 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है और उसमें लिखा गया है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग देते हैं और किसी भी राज्य की विधानसभा भंग है या 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग है या सभी राज्यों की विधानसभा भंग है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव रोके नहीं जा सकते, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव क्या होंगे? करवाए जाएंगे। तो ये कथन क्या नहीं है? सही नहीं है। संसद के दोनों सदस्यों का मत मूल्य, सभी सदस्यों का मत मूल्य राज्य की विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से अधिक होता है, नहीं होता है। यह भी कथन क्या नहीं है? सही नहीं है। देखो एक विधायक के मत मूल्य का सूत्र तो बताया था, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा कुल विधायक इंटू 1/1000, और एक सांसद का मत मूल्य आता है सभी विधायकों का कुल मत मूल्य बट्टा कुल सांसद। तो बराबर होता है इनका मत मूल्य, बस डिवाइड किया जाता है, तो अधिक नहीं होता। तो ये कोटेशन भी क्या नहीं है? सही नहीं है। ये भी सही नहीं है, सी कोटेशन। कोई उम्मीदवार यदि मतों के बहुमत प्राप्त कर ले तो वह स्वतः ही निर्वाचित होता है? नहीं होता है। चुनाव करने होते हैं, स्वतः कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, आता है। तो यह भी गलत है। तो उपयुक्त सभी सही नहीं है। उपयुक्त सभी क्या है? ऑल और क्या है? गलत है। इनमें से कोई कथन क्या नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। देखें भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? बीवी गिरी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखो एक सूत्र है, राधा जा विपनी गावेश के कृपाण के साथ। और ये भारत के टोटल राष्ट्रपति है। रा से राजेंद्र प्रसाद, दा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से बीवी गिरी, फै से फखरुद्दीन, नी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा से ज्ञानी जैल सिंह, वे से रामास्वामी वेंकटरमन, सै से शंकर दयाल शर्मा, कै से कलाम, पा से पाटिल, डै से प्रणब मुखर्जी, के से रामनाथ कोविंद। तो देखो 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3 नंबर जाकिर हुसैन और 4 नंबर कौन आया? पीवी गिरी। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वी गिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत के राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने गए अभी तक एकमात्र उदाहरण है। इसका अर्थ ये होता है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, जिनके सामने कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था भाई 1952 में। पहली बार तो ये मनोनीत होते हैं, पर चुनाव होता है 1952 और 57 में। ज्ञानी जेल सिंह का चुनाव कब होता है? इनका चुनाव होता है पहली बार 1952 में, उसके बाद 57 में। इनका चुनाव होता है 1982 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का चुनाव होता है कब? तो 1967 में। वीवी गिरी का चुनाव होता है 1977 में। वैसे बता देते हैं ये 1969 में भी चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, और 1977 में ना विरोध चुने जाते हैं, निर्विरोध चुने जाते हैं। इनके सामने कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था, क्योंकि सभी नामांकन पत्र क्या कर दिए गए थे? खारिज कर दिए गए थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? जो भारत में वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसकी बात की गई है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की? 1962, 76, 75। तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, और राष्ट्रपति की वित्तीय ये आपातकालीन शक्तियां पड़ी थी, और उसमें बताया था कि आज तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया, तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार एनटीपीसी नहीं तो कभी नहीं, ये भूल जाए आप। तो देखो लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो पदभार कौन ग्रहण करेगा? बात समझ पाए आप कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं होने पर पदभार कौन ग्रहण करेगा? तो देखो 1969 में ऐसी घटना घटी थी। 1969 में ऐसी घटना घटी थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, वीवी गिरी त्याग पत्र दे देते हैं, उपराष्ट्रपति पद से दोनों ही नहीं थे। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 लाया गया, और उसके तहत प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बन सकता है? कार्यभार ग्रहण कर सकता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी पड़ती है। तो यही बात थी किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। और यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। तो आज के 25 क्वेश्चन है जो आपके क्या है? कंप्लीट हैं। और आज इतना ही। टेलीग्राम में अधिक से अधिक स्टूडेंट जोड़ें। जल्दी ही क्या की जाएगी? क्यूज स्टार्ट की जाएगी। और जय हिंद, जय भारत। आज इतना, नेक्स्ट मिलते हैं।